डेमियन उसकी गोद में लेटकर उसकी कहानी सुनता रहा। बात यहां तक पहुंच गई कि वह उसकी कहानी में इतना खो गया कि अपनी खुद की परेशानियां भी भूल गया। पता चला कि रोज को भी उसी जैसी समस्याएं थी। फर्क सिर्फ इतना था कि वह उनसे कहीं ज्यादा समय से इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। रोज ने डेमियन को अपने अतीत के बारे में बताना जारी रखा, उन 6 सालों के बारे में जो उन दोनों के मिलने से पहले बीते थे। ये वाकई दिल को छू लेने वाला था। पहाड़ की चोटी पर हुई बातचीत के बाद जेम्स अपनी बेटी को महल वापस ले गया। उसके बाद दोनों के बीच काफी नजदीकी बढ़ गई। रोज तुरंत अपने पूर्वाग्रहों और शंकाओं को दूर नहीं कर पाए, लेकिन अब वह इस विचार के लिए तैयार थी। उनकी शादी की सारी व्यवस्थाएं रद्द कर दी गईं, जिससे उन कुलीन परिवारों को बहुत निराशा हुई, लेकिन जेम्स को इसकी परवाह नहीं थी। इस मामले में वह केवल अपनी बेटी की भलाई के बारे में सोच रहा था। तभी रोज के प्रति उनका पक्षपात प्रकट होने लगा। वह अपने पिता की अन्य अधिकांश महिलाओं को तुच्छ समझती थी, जो केवल राजनीतिक विवाह के कारण वहां थी, इसलिए उसने एपिरॉन की भूमि का अन्वेषण करना शुरू कर दिया। और इन्हीं खोजों के दौरान उन्हें रोमांच से प्यार हो गया। रोज ने जितना हो सके उतना प्रशिक्षण लेना शुरू किया, जल्दी ही अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और साम्राज्य के उच्च अधिकारियों को चकित कर दिया। महज 6 साल में ही वह द्वितीय श्रेणी की योद्धा बन चुकी थी। वह साहसी संघ में शामिल हो गई और कई अभियानों में भाग लिया, अपनी बहादुरी से कई हत्या और अपहरण के प्रयासों को नाकाम किया और ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिन्होंने उसे दूसरों से अलग पहचान दिलाई। वह अपने अन्य भाई बहनों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, लेकिन सिंहासन पर बैठने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। इससे उनके भाई बहन ईर्ष्या में डूबे रहे और उसे दूर करने का कोई रास्ता नहीं मिला। परिणामस्वरूप सिंहासन के लिए संघर्ष और भी तीव्र हो गया, लेकिन रोज को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित किया। साल में कुछ ही बार अपने पिता से मिलने के लिए महल लौटती थी, और अपनी सबसे हालिया वापसी यात्रा में उसकी मुलाकात डेमियन से हुई। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। यह एक सच्ची किशोरावस्था से वयस्कता में प्रवेश की कहानी थी, जिसे पढ़कर डेमियन को लगा जैसे रोज किसी एनीमे की नायिका हो। उसने शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही तरह की चुनौतियों का सामना किया, जिसके बाद वह आज अपने शक्तिशाली और निडर रूप में उसके सामने खड़ी हो सकी। सच कहूं तो वह हैरान था। रोज के प्रति उसका सम्मान पहले से ही बहुत अधिक था, लेकिन उसकी पूरी कहानी जानने के बाद मानो वह चरम पर पहुंच गया था। उसे शर्म आ रही थी कि कहीं कम कठिन परिस्थितियों में भी उसे ऐसी ही समस्याओं का सामना न करना पड़े। लेकिन इसमें उसे दोष कौन दे सकता है? भले ही किसी नश्वर पृथ्वी पर आघात उसी तरह के संघर्ष के बिना उत्पन्न हुआ हो जैसा कि माना के आने के बाद हुआ था, और भले ही अब समस्याओं को सामान्य माना जा सकता है, इसका मतलब यह नहीं था कि इससे अचानक सब कुछ ठीक हो जाएगा। माना हर मायने में चमत्कारिक था, लेकिन वह सर्वशक्तिमान या पक्षपाती नहीं था। जीवन शैली में इतना बड़ा बदलाव लाने के बावजूद पुराने आघातों को यूं ही भुला देना असंभव था। बचपन में ही उनके पिता के उन्हें छोड़कर चले जाने का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, भले ही अब वे 20 वर्ष के हो चुके थे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो या डेमियन को कितना भी पता हो कि यह उसके अपने भले के लिए था, इस तथ्य ने भी उस पर गहरा प्रभाव डाला कि उसकी मां की व्यस्त दिनचर्या के कारण उसे उनसे कोई पारिवारिक प्रेम महसूस नहीं हुआ। स्कूल में झेली गई बदमाशी और लोगों द्वारा उसे बहला फुसलाकर बाद में नीचा दिखाने के तरीकों ने उसमें भरोसे की समस्या पैदा कर दी। और ये समस्याएं तब और भी बढ़ गईं जब उसे धोखा देकर मरने के लिए कालकोठरी में डाल दिया गया। और उन 2 सालों में जब वह एक जानवर की तरह रहा, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। चाहे वह इस समय कितना भी ठीक क्यों न लगे, असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का कोई जरिया या ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जहां वह अपना आपा खो सके। इसके सबसे करीब की घटना तब हुई जब उसने लॉस एंजल्स के डाउनटाउन में बम विस्फोट कर दिया, क्योंकि वह जिनको मारने की अपनी प्यास को रोक नहीं सका। डेमियन और रोज ने पूरी रात बातें की, अपनी झिझक को दूर करते हुए और एक दूसरे से हर बात खुलकर कहते हुए। उनकी आत्मीयता एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। यह उन दोनों के लिए एक बेहद राहत भरा अनुभव था। रात खत्म होने से पहले वे एक दूसरे की गर्माहट में इतने मग्न हो गए कि शारीरिक अंतरंगता भी साझा करने लगे। अंत में वे एक दूसरे को कसकर गले लगाकर सो गए। साथ बिताए उस सुखद पल ने उन्हें खुशी और सुकून से सपनों की दुनिया में प्रवेश करने का मौका दिया। तारांकन तारांकन तारांकन। घर के दूसरे हिस्से में क्लेयर अपने बिस्तर पर अकेली सो रही थी। हालांकि वह पहले 2 लोगों की तरह शांति से नहीं सो पा रही थी। उसने अभी तक बच्चों को नहीं बताया था क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन हर रात जब वह सो जाती थी तो उसे अजीब सपने आते थे।
ये सपने उसकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साधारण अनुभवों से लेकर उन काल्पनिक दृश्यों तक भिन्न भिन्न थे जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे यह समझने में पूरा 1 महीना लग गया कि आखिर क्या हो रहा है। आज रात उसे एक और अजीब सपना आ रहा था, लेकिन यह बाकी सपनों से कहीं ज्यादा भयानक था। वह एक ऐसी जगह पर थी जहां चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। उसे जो दिखाई दे रहा था वह सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उस वातावरण के अनुकूल ढल चुकी थी। वह घने जंगल से अकेले गुजरी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह एक गहरी खाई के पास पहुंची और वहां उसका सामना एक भेड़िए से हुआ। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए ने उसके पैरों पर हमला कर दिया, जिससे वह हिल नहीं पाई। सौभाग्य से यह एक सपना था, इसलिए उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। हालांकि एक बात उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गई थी, और वह था डर। शुद्ध बेदाग डर। उसने अपने शरीर पर नजर डाली, जो इस समय एक लड़के का शरीर था, और अपने हाथों में 2 तलवारें देखी। जब उसने ऊपर देखा तो वह पहले से ही भेड़िए से लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह व्यर्थ था। भेड़िया उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने उसके शरीर को बुरी तरह नोच डाला, जिससे वह जीवन और मृत्यु के बीच अधर में लटक गई। और फिर उसने एक बार फिर हमला किया, लेकिन इस बार उसका हमला और भी ज्यादा उन्मादपूर्ण था, मानो वह किसी पागल व्यक्ति का करतूत हो। उसने देखा कि जिस शरीर में वह थी, उसने भेड़िए को चीर डाला, और उसने देखा कि भेड़िए की एक भुजा उसके सामने ही चीर कर खा ली गई। उसने देखा कि वह भेड़िया पर चढ़ गया और अपनी बची हुई एकमात्र भुजा का उपयोग करके उसे खरोंचने और नोचने लगा, और उसने देखा कि वह अपने जबड़े से भेड़िए के मांस को फाड़ रहा था। लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई जब मनुष्य विजयी हुआ, लेकिन भेड़िया खाई में जा गिरा और मनुष्य को भी अपने साथ घसीटता हुआ नीचे गिर गया। इस अथाह गहराई में क्लेयर ने अपने हाथ में पकड़ी छोटी तलवार से परावर्तित होती हुई एक हल्की सी रोशनी देखी। तभी उसे आखिरकार उस शरीर का रूप दिखाई दिया जिस पर उसका कब्जा था। कीचड़ से सने छोटे गहरे काले बाल, खून से लथपथ चेहरा और नीली तीखी आंखें। वह जानती थी कि यह किसका चेहरा है। डेमियन। क्लेयर घबराहट में नींद से जाग उठी, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। जो कुछ उसने अभी अभी देखा था, उसे याद आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बेटे, वह सिसकते हुए बोली, तुम्हें किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा। तारांकन तारांकन तारांकन। जब डेमियन जागा तो वह अपने चेहरे की मुस्कान छिपा नहीं सका। खिड़की से कमरे में आती हल्की धूप, पक्षियों की चहचहाहट और उसके बगल में सो रही लड़की, इन सब ने उसे अपार आनंद दिया। रोज को अपनी बाह को तकिए की तरह इस्तेमाल करते देख डेमियन ने थोड़ी देर और बिस्तर पर रहने का फैसला किया। वह बस घर के बाहर के नजारे का आनंद लेता रहा और उसके जागने का इंतजार करता रहा। वह उसके चेहरे को थोड़ी देर और देखना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अगर उसने ऐसा किया तो क्या वह उसे चूमने की इच्छा को दबा पाएगा। हालांकि उसे इस बात का पता नहीं था कि वह पहले ही उठ चुकी थी, लेकिन उसके शांत रहने के प्रयासों को प्यारा समझते हुए उसने सोने का नाटक किया। 1 घंटे के भीतर रोज ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। वह भी आसपास के शांत वातावरण को देखकर मुस्कुरा उठी। दोबारा रवाना होने से पहले उनके पास कुछ और दिन थे जिन्हें वे शांति से बिता सकते थे, इसलिए उन्होंने उन दिनों का आनंद लेने की योजना बनाई। वे अपने कमरे से निकलकर नीचे की ओर गए, जहां उनका स्वागत क्लेयर, एलेना और जारा ने किया, जो पिछली रात एलेना के साथ रुकी थी। उन्हें पता था कि डेमियन और रोज एक जरूरी बातचीत कर रहे हैं, इसलिए वे उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। समूह ने रोजमर्रा की बातों पर चर्चा करते हुए खुशनुमा भोजन किया। उन्होंने समाचार चालू किया, जिसमें निफ्लहेम के विनाश की खबरें थीं, लेकिन उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। समूह के आराम करने में 1 सप्ताह आलस्य से बीत गया, लेकिन इस माहौल को हमेशा के लिए बनाए रखना संभव नहीं था। डेमियन और लड़कियां सोफे के एक तरफ बैठ गईं, जबकि क्लेयर उनके सामने बैठी थी। उनके आसपास का माहौल तनावपूर्ण लग रहा था। तनाव सहन न कर पाने के कारण डेमियन ने आखिरकार बोलना शुरू किया। माँ, कृपया एपिरॉन में आ जाओ। माँ, कृपया एपिरॉन में आ जाओ। शब्द सरल थे, लेकिन डेमियन उन्हें बोलते समय फिर भी घबरा रहा था। यह उसके लिए एक अपरिचित अनुभूति थी, लेकिन ये कुछ बचपन में माता पिता की अवज्ञा करने जैसा था। क्लेयर अपने बेटे की गंभीर आंखों में देखती हुई सोच में डूबी हुई थी। कुछ देर बाद उसने बोलने का फैसला किया। आप मुझे यहां से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? अगर वह सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर बोलती तो वह इस विचार को तुरंत खारिज कर देती, लेकिन अब हालात अलग थे। पिछली रात देखे सपने को याद करते हुए वह चीजों को अधिक तार्किक दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर हो गई।
सपने में उसने जिस डेमियन को देखा था वह अभी भी एक लड़का था, लेकिन अब उसके सामने खड़ा डेमियन एक आदमी था। इसका मतलब या तो ये था कि उसका सपना झूठा था या यह उसकी यात्रा की शुरुआत में हुआ था। उसका झुकाव बाद वाली बात पर अधिक था, विशेष रूप से जब उसके सिस्टम विंडो में उसकी आत्मीयता सपना बताई गई थी, तो उसे पूरा यकीन था कि यह कोई भ्रम या ऐसी ही कोई चीज नहीं थी। अगर यह सिर्फ शुरुआत थी तो उसके बाद उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह एक अनुभव उसके लिए बेहद भयावह था। न केवल वह मौत के कगार पर था, बल्कि उसने अपनी बाह को अपनी आंखों के सामने फटते और खाते हुए भी देखा, और मरते हुए भेड़िए ने उसे उस भयानक खाई में धकेल दिया। सपने से उसे हल्का आघात लगा था और उसे उन चोटों से होने वाला दर्द भी महसूस नहीं हुआ था। हालांकि उसने उन भावनाओं को जरूर महसूस किया था, भय, अनिच्छा, चिंता और अंत के करीब पागलपन। उसे सब कुछ महसूस हुआ और वह सोचने लगी कि उसका बेटा उसके सामने एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार कैसे कर पा रहा है। वह उसके प्रयासों की सराहना ही कर सकती थी और सम्मान के कारण उसके सुझावों को ध्यान से सुनती थी। दूसरी ओर डेमियन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी मां ने तुरंत विरोध क्यों नहीं किया। उसने पहले सोचा था कि यह एक लंबी बातचीत होगी जिसमें बहुत विनती होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह उससे कहीं आसान होगा। थोड़ा शांत होकर उसने उसके सवाल का जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में पृथ्वी को कई आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, और अगर कुछ बुरा होने का कोई खतरा है तो मैं नहीं चाहता कि आप उसमें फंसे। हालांकि वह जानता था कि उसे समझने में कठिनाई होगी, फिर भी डेमियन ने उसे निफ्लहीम में घटित घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने रोज और एलेना की खोजों के साथ साथ विश्व कोर के बारे में अपनी खोजों के बारे में भी बताया। उन्होंने डार्क इम्प्स के साथ हुई लड़ाई और उनकी क्षमताओं के बारे में भी संक्षेप में बात की। इस विषय पर बात करते हुए उन्हें नॉक्स का भी जिक्र करना पड़ा, हालांकि बहुत संक्षेप में, ताकि उसे पूरी स्थिति का बेहतर अंदाजा हो सके। और अंत में डेमियन ने उसे अपने और वर्ल्ड कोर के बीच हुई घटना के बारे में बताया। यह पहली बार था जब वह लड़कियों को इसके बारे में बता रहा था, इसलिए उसने इस विशेष मामले पर अधिक विस्तार से जानकारी दी। जब मैंने पहली बार तृतीय श्रेणी प्राप्त की और एक दिव्य प्राणी बना, तो मुझे तारों के प्रकाश को ऊर्जा स्रोत या तत्व के रूप में उपयोग करने की क्षमता प्राप्त हुई। इसका एक उदाहरण यह है कि मैं सूर्य की ज्वालाओं का उपयोग कैसे कर सकता हूं। डेमियन ने अपनी उंगली से एक छोटी सी लौ निकाली, लेकिन इस छोटी सी लौ की शक्ति अपार थी, जिससे समूह को उसकी बात समझ में आ गई। मैंने सोचा था कि बस इतना ही है, बाकी की कक्षा मेरे स्थानिक तत्व का विस्तार होगी, जिससे संभावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन मैं गलत था। जब मैं पृथ्वी के केंद्र के पास था तो मेरा उससे एक बंधन बन गया। खैर, मुझे नहीं पता कि बंधन सही शब्द है या नहीं, लेकिन मैं असल में पृथ्वी का तारा स्वामी बन गया। एलेना और क्लेयर दोनों ही स्टार मास्टर शब्द से परिचित थी। डेमियन किशोरावस्था में साधना संबंधी उपन्यासों का बहुत शौकीन था, इसलिए उसने उन दोनों से उन विभिन्न अवधारणाओं के बारे में विस्तार से बात की थी जो उसे रोचक लगती थी। दूसरी दुनिया से होने के कारण रोज इस शब्द से थोड़ी उलझन में थी, लेकिन बाकी लोगों ने उसे जल्दी ही समझा दिया। चूंकि यह अवधारणा आमतौर पर सीधी सादी थी, इसलिए उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। बेटे, क्या इसका मतलब यह है कि तुम पृथ्वी के स्वामी हो या कुछ और? क्लेयर ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन डेमियन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है, और मुझे यह भी विश्वास नहीं है कि मेरे पास खुद को पूरी दुनिया का स्वामी होने का दावा करने की शक्ति है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मुझमें एक बनने की क्षमता है, और सिर्फ पृथ्वी के लिए ही नहीं, बल्कि अनगिनत दुनियाओं के लिए। यही वह मार्ग है जो मेरे लिए निर्धारित किया गया है। क्लेयर की आंखें सच्चाई का एहसास होने पर थोड़ी चौड़ी हो गईं। अब जाकर उसे समझ आया कि उसका बेटा जल्द ही एक यात्रा पर निकलने वाला है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि एपेरॉन पृथ्वी से बेहतर है? क्या उन पर पृथ्वी से बहुत पहले आक्रमण नहीं हुआ था? इस बार रोज ने जवाब दिया, आंटी, एपेरॉन एक शांतिपूर्ण दुनिया है। यहाँ तक कि जानवर भी अपने अपने क्षेत्रों में रहते हैं और बेवजह उत्पात नहीं मचाते और कत्लेआम नहीं करते। मेरे पिता इस महाद्वीप के सबसे बड़े मानव साम्राज्य के सम्राट हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा की गारंटी है। इतना ही नहीं, नॉक्स के आक्रमण को 1000 साल हो गए हैं, और वे एक बार भी वापस नहीं लौटे हैं। मेरे पास इस बारे में एक सिद्धांत है, डेमियन ने कहा। अपने अंतिम आक्रमण प्रयास के दौरान एपेरॉन पर नॉक्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, इस हद तक कि उन्हें पीछे हटने और सैकड़ों वर्षों तक ठीक होने के लिए मजबूर होना पड़ा, इससे पहले कि वे फिर से आगे बढ़ सके। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मेरा मानना है कि नॉक्स अन्य कई ग्रहों पर विजय प्राप्त करने तक एपेरॉन पर दोबारा हमला नहीं करेंगे।
शायद ये सुरक्षा के लिए एहतियाती कदम है, या शायद ये सिर्फ उनकी सहज प्रवृत्ति है। लेकिन फिलहाल एपेरॉन सुरक्षित है। हालांकि पृथ्वी पर वैसी सुरक्षा नहीं है। यह एक छोटी और नई दुनिया है जिसका इस्तेमाल कोई भी अपनी साजिशों के लिए कर सकता है। जिस तरह निफ्लहेम अस्तित्व में आया, वैसे ही और भी आएंगे। और अगर बादल तल से भी बल नहीं आता, तो पृथ्वी बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। क्लेयर को अब समझ आने लगा था कि डेमियन उसे क्यों जाने के लिए कह रहा था। उसे इस बात का थोड़ा दुख था कि वह खुद को फिर से खतरे में डाल रहा था, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। इस बदले हुए संसार में वापस आकर उसे इतना समय बीत चुका था कि उसे यहाँ की कार्यप्रणाली की बुनियादी समझ आ गई थी। इस विशाल ब्रह्मांड में शक्ति ही सर्वोपरि थी और डेमियन को इसे प्राप्त करना ही था। भले ही डेमियन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन एलेना ने यह सुनिश्चित किया कि क्लेयर को पता चले कि उसने उसके लिए कितनी मेहनत की है। वह चाहती थी कि क्लेयर को अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व हो, और वास्तव में क्लेयर को गर्व था भी। फिर भी वह इस बात से भी अवगत थी कि वह उस पर कितना बड़ा बोझ थी। उसे इस बात का दुख था कि जागने के बाद भी वह उसके लिए बोझ बनी रहेगी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह केवल अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबाकर उसकी बात मान सकती थी। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? उसने उस इकलौते आदमी के बारे में सोचा जिससे उसे कभी प्यार हुआ था। एक ऐसा आदमी जो असीम ब्रह्मांड की तरह रहस्यमय था और जिसमें किसी और से कहीं अधिक आकर्षण था। क्लेयर, हमारा बेटा महान बनने के लिए पैदा हुआ है, उन्होंने एक बार उससे कहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसकी इस यात्रा में उसका साथ देना चाहिए। हम उसे इतना मजबूत बनाएंगे कि वह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा का सामना कर सके। आह भरते हुए क्लेयर ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं एपेरॉन चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें कभी कभार मुझसे मिलने आना होगा, वरना मैं यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी और तुम्हें वैसे ही मारूंगी जैसे बचपन में मारती थी। डेमियन अपने बचपन के उन दिनों को याद करके थोड़ा कांप गया। वह जानता था कि उसकी मां गुस्से में कैसी हो जाती थी, और वह उसका वह रूप दोबारा नहीं देखना चाहता था। डेमियन ने सहमति में जल्दी से सिर हिलाया। अब जब उसने उसे मना लिया था, तो उसे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। समूह एक और दिन पृथ्वी पर ही रुका रहा। क्लेयर के पास उसकी आवश्यक वस्तुओं की कमी थी, मानो वह छुट्टी पर जा रही हो, इससे पहले कि वे पिछवाड़े में एकत्रित हो। एक बार फिर डेमियन ने एपेरॉन के साथ अपने जुड़ाव का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल खोला। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार पोर्टल इतना ही बड़ा था कि उनका पूरा समूह एक साथ उसमें प्रवेश कर सके। ऐसा लगता है कि पोर्टल का आकार हम पर निर्भर करता है, इसलिए पिछली बार ज़ारा की फिजूल खर्ची ही इसका कारण थी। इस पर डेमियन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। कम से कम सामान्य रूप से इस कौशल का उपयोग करते समय वह सावधानी बरत सकता था। पिछली बार जब उन्होंने इतनी भव्य एंट्री की थी, तब वह थोड़ा घबरा गया था। समूह एक पंक्ति में खड़ा था, जबकि ज़ारा डेमियन की परछाई में खड़ी थी। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे को पकड़े रखा ताकि वे अलग न हो जाएं। क्लेयर ने आशंका से पोर्टल को देखा, लेकिन अपने बेटे और एलेना के मजबूत हाथों को महसूस करते हुए उसने खुद को मजबूत किया। मैं उन्हें अपना इतना कमजोर पक्ष नहीं दिखा सकता, है ना? जिस घर में उसने अपने जीवन के इतने साल बिताए थे, उस पर आखिरी नजर डालने और पुराने दिनों की आखिरी यादों के साथ क्लेयर पोर्टल में दाखिल हो गई। शून्य में घंटों बिताने के बाद समूह अंततः पोर्टल से बाहर निकलने में सफल रहा। डेमियन की माना शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका एपेरॉन से पहले से ही कुछ संबंध था। उसे नहीं पता था कि यह संबंध कब मजबूत होना शुरू हुआ, लेकिन ये पृथ्वी के बाद दूसरे स्थान पर था और अंतरिक्ष में तैरते हुए यादृच्छिक खगोलीय पिंडों के साथ उसके संबंधों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। क्लेयर ने एक नई दुनिया का नजारा देखकर विस्मय से चारों ओर देखा। वे सीधे ऑरोरा के भीतर स्थित डेमियन के घर में टेलीपोर्ट हो गए थे, इसलिए उसे शहर और उसके आसपास के क्षेत्र का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। शहर का चहल पहल भरा माहौल और उसका विशाल आकार उसे आश्चर्यचकित करने के लिए काफी था, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब क्लेयर ने चारों ओर देखा, तो उसे शहर के केंद्र में स्थित भव्य महल दिखाई दिया, जो पृथ्वी के कुछ कस्बों से भी बड़ा था। उस क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व से उसका शरीर मानो आनंदित हो रहा था, क्योंकि यह पृथ्वी की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक था। और अपनी असाधारण दृष्टि के बल पर वह शहर से परे दूर के दृश्यों को स्पष्ट रूप से देख पा रही थी। पृष्ठभूमि में ऊंचे ऊंचे खड़े विशालकाय पर्वत और हरे भरे मैदानों ने उसे यह एहसास दिलाने में मदद की कि वह वास्तव में एक अलग ही दुनिया में है।
इस पूरे अनुभव ने उसे शांत कर दिया, क्योंकि शांतिपूर्ण वातावरण उसकी सांस लेने वाली हवा में ही व्याप्त था। एपेरॉन में आपका स्वागत है, रोज ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। क्लेयर दृश्यों को देखकर अचंभित रह गई और केवल अनमने ढंग से सिर हिला सकी। लगभग 10 मिनट बाद ही वह वास्तविकता में वापस लौटी। ये जगह तो बेहद खूबसूरत है, क्लेयर ने प्रशंसा करते हुए आह भरी। उसने सोचा कि क्या लंबे समय के बाद धरती भी ऐसी हो जाएगी, लेकिन वह जानती थी कि तब तक वह जीवित नहीं रहेगी। आखिर ये तो हजारों साल का समय है। माँ, मैं आपको इस घर और आसपास के शहर से परिचित होने के लिए कुछ समय दूंगा, डेमियन ने एक स्थानिक अंगूठी निकालते हुए कहा। इस अंगूठी में आपकी जरूरत से ज्यादा सोना और चांदी भरा हुआ है, और यह घर पूरी तरह से मेरा है, इसलिए आप जो चाहें कर सकते हैं। साथ ही यह शहर आपके लिए सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, भले ही ये दुनिया कितनी भी शांत क्यों ना हो। मैं एलेना को कहीं ले जा रहा हूं ताकि वह एक नई तलवार खरीद सके, और हमारे लौटने के बाद हम रोज के पिता से मिलने जा सकते हैं। क्लेयर ने घर को देखते हुए सिर हिलाया। यह उसके पहले वाले घर से बहुत बड़ा था, और वह इसमें अकेले रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। बिना कुछ कहे वह अंदर जाकर घर का जायजा लेने लगी। जैसे ही उसने मुंह मोड़ा, उसके चेहरे पर कठोरता छा गई। धरती छोड़ने से ठीक एक दिन पहले तक उसने जो सपने देखे थे, वे पहले के सपनों से कहीं ज्यादा भयानक थे। उसने खून के सागर और अंतहीन नरसंहार का एक भयावह दृश्य देखा था। जिस घर में वह निकट भविष्य में रहने वाली थी, उसमें घूमते हुए क्लेयर के दिमाग में केवल एक ही विचार था, मुझे नई दुनिया के अनुकूल ढलना होगा और मजबूत बनना होगा। जब तक मैं मजबूत हूं, मैं एक पल के लिए भी किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। वह सिर्फ डेमियन के बारे में नहीं सोच रही थी। चमकीले नीले आकाश को देखते हुए एक खास आदमी की छवि उसके दिमाग में उभर आई। इसी बीच डेमियन ने एलेना की ओर रुख किया, जिसका उत्साह लगभग शारीरिक रूप से प्रकट होने की कगार पर पहुंच गया था। क्यों न हम वहां हवाई जहाज से चले ताकि आप इस दुनिया के नजारों का थोड़ा आनंद ले सके, डेमियन ने सुझाव दिया। उसे तुरंत इनकार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद एलेना ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। तो सच क्या है, हाँ या ना, डेमियन ने चिढ़ाते हुए पूछा। हाँ, एलेना ने जवाब दिया। वह इतनी उत्सुक थी कि उसने उसकी बात सुनने की जहमत भी नहीं उठाई। डेमियन ने व्यंग्यपूर्वक सिर हिलाया और ज़ारा को अपनी परछाई से बाहर बुलाया। फिर तीनों उस पर सवार हुए और भाग निकले। अच्छा, तो चलिए एक पुराने दोस्त से मिलने चलते हैं, ठीक है। ज़ारा की बढ़ी हुई गति के कारण समूह को आर्चडेल पहुंचने में केवल 1 घंटा लगा, और डेमियन ने मुस्कुराते हुए शहर को देखा। पिछली बार जब मैं यहां आया था तब से इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया है। शहर में कदम रखे हुए उससे सिर्फ 2 साल ही हुए थे, इसलिए यह वाक्य थोड़ा घिसा पिटा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने कह दिया। इससे रोज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, इसलिए उसे लगा कि यह कहना सार्थक था। ज़ारा एक बार फिर डेमियन की परछाई में लौट आई। भीड़ के बीच वापस आने के बाद उसने अपना पुराना व्यवहार अपना लिया, और डेमियन समूह को एक परिचित पुरानी इमारत की ओर ले गया जिसमें पिघलती धातुओं जैसी गंध आ रही थी। बिना किसी झिझक के वे दुकान में दाखिल हुए। एलेना की नजर तुरंत दुकान में सजे हथियारों की कतारों पर पड़ी। डेस्क पर अभी भी कोई नहीं था, लेकिन पीछे के कमरे से धातु के टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थी। डेमियन बस खड़ा रहा और एलेना को खिलौनों के सेक्शन में बच्चे की तरह हथियारों को देखते हुए देखता रहा। एलेना ने पहली बार इतने उत्तम हथियार देखे थे। न केवल उनकी बनावट और धार, बल्कि उनसे निकलने वाली आभा भी अद्भुत थी। अगर उसे अपनी पुरानी तलवार से तुलना करनी हो तो वह सोने के ढेर के सामने कूड़े के समान थी। तलवारों वाले सेक्शन को देखते हुए एलेना कई अलग अलग डिजाइनों को देखकर हैरान रह गई। वहां सर्पिलाकार तलवारें, चौड़ी तलवारें और यहां तक कि कटाना जैसी दिखने वाली तलवारें भी थीं। कुछ तलवारों का आकार ऐसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ये बात समझ में आती थी क्योंकि वे अब पृथ्वी पर मौजूद नहीं थी। डेमियन, मुझे ये वाली चाहिए, एलेना ने उसकी आस्तीन खींचते हुए कहा और एक खास कटाना की ओर इशारा किया। उसने उसे इतने लंबे समय से इस तरह सारे दिखावे को छोड़ते हुए नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि तलवारों के प्रति उसका प्रेम एक बिल्कुल अलग ही स्तर पर था। डेमियन ने जिस तलवार को पाने की इच्छा जताई थी, उसे देखते हुए एक चिकनी कटाना तलवार देखी, जिसका ब्लेड लगभग पारदर्शी था। लेकिन चाहे वह कितनी भी नाजुक क्यों न दिखती हो, उसकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। डेमियन ने उसकी पसंद को समझते हुए सिर हिलाया। प्रकाश तत्व में निपुण होने के नाते उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी गति थी। एक भारी तलवार उसके लिए हानिकारक ही साबित होती। ठीक है,
बस मुझे एक पल दीजिए, डेमियन ने काउंटर के ऊपर से कूदते हुए कहा। उसने पीछे वाले कमरे का मोटा धातु का दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे अंदर चला गया। अरे बुरे आदमी, तुम यहाँ हो। जैसे ही डेमियन ने पिछले कमरे में प्रवेश किया, उसके बोलने का पूरा अंदाज एक नए स्तर पर सहज हो गया। अरे, बिना दरवाजा खटखटाए अंदर कौन आ रहा है? एक चिड़चिड़ी आवाज ने चिल्लाकर कहा। वोमेक ने अपना हथौड़ा उठाया और लड़खड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। वह उस मूर्ख का सिर फोड़ना चाहता था जिसने उसे परेशान किया था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने एक परिचित होते हुए भी अपरिचित व्यक्ति को देखा। उनकी पिछली मुलाकात को भले ही सिर्फ 2 साल हुए थे, लेकिन डेमियन काफी बदल गया था। उसके बालों में सफेद लकीरें और भी ज्यादा दिखने लगी थी, उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई थी और उसका पूरा रूप रंग अधिक परिपक्व हो गया था। इतना ही नहीं, उसने जो महंगे कपड़े पहन रखे थे वे उन ट्रैक पैंट और शर्ट से बिल्कुल अलग थे जो उसने पहली मुलाकात के समय पहन रखे थे। अरे, यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? कहीं तुमने मेरी बनाई तलवार ही तो नहीं तोड़ दी? वोर्मेक ने डांटते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। डेमियन भी मुस्कुराया। क्या अगर मैं कहूं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे? वोर्मेक ने आंखें घुमाई लेकिन सीधे काम पर लग गया। ठीक है, मुझे तुम्हारी तलवार देखने दो और मैं इसे ठीक करना शुरू कर देता हूँ। नहीं, मैं आज यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ। मैं अपने साथ एक दोस्त को लाया हूँ जिसका हथियार मैं चाहता हूँ कि आप बनाएं। फिर भी डेमियन ने अपनी तलवार निकाल ली। लेकिन इसे तुम अपना भुगतान समझ लो। यकीन मानो, तुम्हें ये जानने में दिलचस्पी होगी कि इसका क्या हुआ। तलवार को पकड़ते हुए वोर्मेक ने स्पष्ट रुचि से अपनी भौहें उठाई। एक नजर में ही यह स्पष्ट हो गया था कि तलवार में कितना बदलाव आ गया था। इसका ब्लेड बढ़कर लगभग 1 मीटर लंबा हो गया था और इसकी धार काफी तेज हो गई थी। इसकी पूरी तरह से काली सतह और भी चमकदार हो गई थी और इस पर बनी बैंगनी रेखाएं अब शुद्ध सोने के साथ जुड़ गई थी। जब उन्होंने गहराई से अध्ययन किया, तभी उन्हें इन परिवर्तनों का महत्व समझ में आया। लड़के, तुम्हारे लिए ये तलवार किसने दोबारा बनाई? वोमेक ने पूछा। उसकी जिज्ञासा मात्र थी, उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि डेमियन ने उनका अनुबंध तोड़ दिया था। जिसने भी तलवार दोबारा बनाई थी, वह उससे कहीं बेहतर था। किसी ने नहीं किया, बुरे आदमी। तलवार ने खुद ही ऐसा कर लिया। इसके बाद डेमियन ने उस प्रक्रिया को समझाया जिसमें तलवार ने विरासत मकबरे में मौजूद एक एसएसएस रैंक की कलाकृति को निगल लिया और उसी रैंक में विकसित हो गई। वोर्मेक की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन जैसे जैसे उसने निरीक्षण जारी रखा, उसे डेमियन के शब्दों में सच्चाई का एहसास हुआ। छेड़छाड़ का कोई निशान नहीं था, मानो तलवार को फिर से गढ़ने के बजाय उसमें विकास हुआ हो। और वोमेक की तरह उसने तलवार में होने वाले हर बदलाव को देखा और उसका उपयोग अपने पेशे की समझ को बेहतर बनाने के लिए किया। उसने उन अनगिनत लड़ाइयों के रिकॉर्ड देखे जिनमें तलवार शामिल थी, जिससे वह भविष्य की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हो गया। लगभग आधे घंटे बाद वोमेक ने आखिरकार बात की। ठीक है बेटा, ये तो वाकई बहुत बढ़िया भुगतान था। अपने दोस्त को यहाँ वापस ले आओ ताकि मैं उसे मनचाही जानकारी दे सकूं। डेमियन ने तुरंत एलेना को बुलाया, जो अभी भी सामने रखी कटाना तलवारों की प्रशंसा कर रही थी, और रोज को दुकान के पीछे बुलाया। जब वे अंदर आईं, तो दोनों के चेहरे पर वही भाव थे जो डेमियन के पहली बार अंदर आने पर थे। धुएं और धातु की तीव्र गंध से उनकी नाक सिकुड़ गई और अत्यधिक गर्मी के कारण उन्हें थोड़ी असहजता महसूस हुई। गर्मी अपने आप में असहज नहीं थी, क्योंकि उनके शरीर तापमान में अचानक होने वाले बदलावों से प्रभावित होने की स्थिति से बहुत आगे निकल चुके थे, बल्कि गर्मी से पैदा हुआ वातावरण उन्हें परेशान कर रहा था। दुकान में दाखिल हुई दोनों लड़कियों को देखकर वोर्मेक की आंखों में समझदारी की चमक दिखाई दी। डेमियन को हल्का सा धक्का देते हुए उसने चिढ़ाते हुए कहा, पिछले कुछ सालों में तुम काफी व्यस्त रही हो, है ना? मन ही मन वोमेक सचमुच हैरान था। नीले बालों वाली सुंदरी तो एक बात थी, लेकिन दूसरी लड़की के गुलाबी बाल और मानिक जैसी आंखें थीं, एक ऐसा गुण जो पूरे मानव जगत में केवल एक ही परिवार में पाया जाता था। 2 साल पहले जब हम मिले थे, तब वह लड़का फटे पुराने कपड़े पहने एक आम यात्री था। इतने कम समय में वह एक राजकुमारी को कैसे मोहित कर बैठा। फिर भी वह एक पेशेवर था, इसलिए उसने अपने विचार जाहिर नहीं किए, बल्कि इसके बजाय उसने डेमियन को इशारों इशारों में चिढ़ाया। एलेना की ओर देखते हुए वोमेक ने फिर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, युवती? एलेना की आंखें चमक उठी और उसने सिर हिलाकर सहमति दी। जी हाँ महोदय, मुझे इसी तरह की एक तलवार चाहिए, लेकिन वह थोड़ी हल्की और थोड़ी लंबी होनी चाहिए।
उसने वोमेक को दिखाने के लिए सामने वाले कमरे से लाई हुई तलवार निकाली। वोमेक ने बस एक नजर डाली और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पहले कुछ करके दिखाना होगा। डेमियन की ओर मुड़ते हुए उसने आगे कहा, बेटा, तुम्हें याद है ना कि मैंने पिछली बार तुमसे क्या करवाया था? हमें फिर से उसी मैदान में ले चलो। डेमियन ने इस बात पर व्यंग्यपूर्वक सिर हिलाया कि वोरमेक उसे टैक्सी ड्राइवर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने बात मान ली। डेमियन की स्थानिक शक्ति से समूह सुरक्षित हो गया और एक परिचित घास के मैदान में पहुंच गया। आसपास देखते हुए डेमियन को अभी भी वे निशान और तबाही दिखाई दे रही थी जो उसने तलवारबाजी का अभ्यास करते समय इस क्षेत्र में मचाई थी। उस समय उसे बिना ब्लेड के तलवारबाजी की कला का बहुत कम ज्ञान था और शून्य में उसका नृत्य अपने शुरुआती दौर में था। उसने अपनी अब तक की यात्रा के बारे में सोचकर मुस्कुराया। ठीक है युवती, दुकान से ली हुई तलवार उठाओ और मुझे अपने कुछ करतब दिखाओ। एलेना ने पूरी गंभीरता से सिर हिलाया। दुकान में मौजूद उन हथियारों को देखकर जो उसकी समझ से परे थे, वोरमेक उसके मन में एक आदरणीय बुजुर्ग की छवि बन गया था। उसने उसके साथ विशेष विनम्रता से पेश आने का फैसला किया और वोरमेक को यह एहसास अच्छा लग रहा था। खैर, जब तक कि उसे सिर के पीछे एक जोरदार थप्पड़ नहीं पड़ा। शांत हो जाओ बुरे आदमी। अगर तुम अपने चेहरे पर वो घिनौनी मुस्कान बनाए रखोगे तो लोग तुम्हें एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति समझेंगे। अरे बदमाश, तू किसे गंदा आदमी कह रहा है? अगर तुझे मेरे मुक्कों का स्वाद चखना है तो मैं तुझे चखा दूंगा। ओह, और तुम ये कैसे करने की योजना बना रहे हो? अगर तुम अपने पंजों पर खड़े हो जाओ तो क्या तुम मेरे चेहरे तक पहुंच भी पाओगे? बदमाश, ज्यादा आगे मत बढ़ो। वोरमेक की लंबाई डेमियन की आधी ही थी, क्योंकि ऐसा लगता था कि उसमें बोनो का कुछ वंश था और उसकी लंबाई हमेशा से उसके लिए एक परेशानी का सबब रही थी। उन दोनों को झगड़ते हुए देखकर मानो वे भाई बहन हो, रोज को खूब हंसी आई, इससे पहले कि एलेना ने उन्हें चुप कराया। उसने बनावटी खांसी की। डेमियन और वोरमेक थोड़ी देर बाद चुप हो गए और उसे तैयारी करते देखने लगे। किसी को निराश या कमतर न आंकने के लिए एलेना ने अपना सबसे शक्तिशाली दांव खेला। निर्णय लेने की क्षमता एलेना की पिछली क्षमताओं से कहीं अधिक बहुमुखी थी। एक चकाचौंध कर देने वाली पीली रोशनी ने उसकी तलवार की धार को ढक लिया, जिससे घुटन भरा दबाव उत्पन्न हुआ, और फिर एलेना ने पूरी शक्ति से तलवार चलाई। सरसराहट, धमाका, तलवार को ढकने वाला प्रकाश एक विशाल किरण में बदल गया, जो बाद में 5 भागों में विभाजित होकर हवा में तेजी से फैल गया। उनकी चकाचौंध भरी गति से हवा भी थम गई, और फिर उन 5 ने विशाल मैदानों के एक अलग अलग क्षेत्र पर प्रभाव डाला, जिससे चकाचौंध भरी रोशनी का एक बड़ा विस्फोट हुआ। विस्फोटों की शक्ति से धूल का बादल उठ उठा और जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बन गए। एलेना केवल द्वितीय श्रेणी की थी, लेकिन उसकी कौशल की पूरी शक्ति प्रारंभिक और मध्य स्तर के कई तृतीय श्रेणी के प्राणियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। वोरमेक ने देखते हुए सहमति में सिर हिलाया। इस बच्चे के बगल में खड़े लोगों में से कोई भी कभी सामान्य नहीं होगा। ठीक है, उसने कहा, मुझे वह तलवार देखने दो। एलेना ने तुरंत उसे सौंप दिया और वोरमेक ने उसकी पूरी तरह से जांच की। बीच बीच में वह अपना सिर हिलाता या कुछ लोहार की तकनीकी भाषा में कुछ बुदबुदाता जिसे डेमियन समझ नहीं पाता था। अच्छा, मैं यह आपके लिए कर सकता हूं, लेकिन इसमें दूसरी तलवार से ज्यादा समय लगेगा। इसके लिए मुझे जिन सामग्रियों की जरूरत होगी उन्हें जुटाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी चिंता मत करो बुरे आदमी, मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं बताया है, लेकिन मैं अब काफी अमीर हूँ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम अभी भी वही आवारा होते जो तुम हमारी पहली मुलाकात के समय थे, तो तुम मानव जगत के सबसे बड़े साम्राज्य की राजकुमारी को रिझा पाते। इस बार डेमियन को करारा झटका लगा। डेमियन ने समूह को कार्यशाला में वापस टेलीपोर्ट कर दिया, जिसके बाद दोनों ने अपनी पुरानी कहासुनी फिर से शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद तीनों ने वोरमेक को उसके काम पर छोड़ दिया। नई तलवार के लिए डेमियन को कुछ सफेद सोने के सिक्के खर्च करने पड़े, खासकर ये देखते हुए कि उसका दर्जा ऊंचा था और उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री दुर्लभ थी। लेकिन फिर भी डेमियन को लगा कि वोरमेक ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन उसने इसे यूं ही नजरअंदाज कर दिया। उसे एपिरॉन पर पैसों की कोई जरूरत नहीं थी। अगर कभी पैसे खत्म भी हो जाते तो वो कुछ एसएस रैंक के मिशन पूरे करके और पैसे कमा लेता। तलवार को पूरा होने में लगभग 1 महीना लगने वाला था, इसलिए डेमियन और रोज ने एलेना को एडिलेयर साम्राज्य का एक छोटा सा दौरा कराया। क्लेयर ऑरोरा में सुरक्षित थी, इसलिए उन्होंने 2 सप्ताह साम्राज्य के विभिन्न दृश्यों को देखने और हवाई यात्रा करने में बिताए।
विशाल पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर खूबसूरत जंगलों तक उन्होंने सब कुछ देखा। उन्होंने अकादमी का संक्षिप्त दौरा भी किया और समुद्र की यात्रा पर जाने से पहले मैल्कम से थोड़ी देर बातचीत की। कुल मिलाकर क्लेयर से मिलने के लिए ऑरोरा लौटने से पहले उन्होंने एक अच्छी और आरामदायक छुट्टी बिताई। पिछले 2 हफ्तों से क्लेयर एक आरामदायक जीवन जी रही थी और वह शहर के निवासियों के बीच काफी अच्छी तरह घुल मिल गई थी। क्लेयर हमेशा से ही बहुत मिलनसार स्वभाव की थी और उन्होंने ज्यादातर जो नौकरियां की वे ग्राहक सेवा से संबंधित थी। यहां तक कि जब वे कॉर्पोरेट पदों पर काम कर रही थी तब भी वे हमेशा पारस्परिक संबंधों को बखूबी संभालती थी। वह सप्ताह में एक बार खरीदारी जिले में जाया करती थी और स्थानीय लोगों से बातचीत करती थी, जिससे उसके कुछ संबंध बनते थे और दोस्त भी बन जाते थे। पहाड़ी पर रहने वाले कुछ रईस भी उसे बधाई देने आए थे जब उन्होंने देखा कि वह डेमियन के घर में रह रही है, जो पिछले नेक्सस इवेंट के विजेता के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था। शुरू में उसकी शारीरिक कमजोरी के कारण कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन जब ये पता चला कि वह डेमियन की मां है तो उसे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कुछ लोगों ने तो उसका पक्ष लेने का भी फैसला किया। हालांकि उन्हें उनके प्रयासों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वह इस दुनिया में डेमियन के कारनामों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक थी। उन्हें डेमियन के दबदबे वाले प्रदर्शन और एक पौराणिक औषधि, जिसे अमृत कहा जाता है, को जीतने के बारे में रोमांचक कहानियां सुनाई गईं। तब जाकर उसे समझ आया कि उसे ठीक करने में उसके बेटे ने कितनी मेहनत की थी। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। जिस तरह से हर कोई उसके बेटे को प्यार करता था, वह अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकती थी। उसने बस अपने अंदर का शुद्ध और अटूट गर्व ही दिखाया। क्लेयर 2 सप्ताह से आराम से रह रही थी कि अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उसका सामना कवच पहने एक सख्त चेहरे वाले व्यक्ति से हुआ। श्रीमती, आपको महल में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। कृपया मेरे साथ आइए। क्लेयर कुछ देर के लिए वहीं जम गई, उस आदमी के शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसे बात समझ में आई तो उसका आश्चर्य पूरी तरह से गायब हो गया। बिल्कुल सही, छोटी रोज इस दुनिया में एक राजकुमारी है। चूंकि सम्राट उसके भावी दामाद थे, इसलिए क्लेयर ने उनसे मिलना अपना कर्तव्य समझा। यह सम्राट और उसकी प्रजा के बीच की बातचीत नहीं होगी, बल्कि 2 माता पिता के बीच की बातचीत होगी। क्लेयर घर के अंदर गई और उस अवसर के लिए तैयार हुई। उसने एक खूबसूरत काली पोशाक पहनी जो औपचारिक थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि अभद्र लगे। फिर वह गार्ड के पीछे पीछे महल की ओर चल पड़ी। विशाल प्रवेश कक्ष में प्रवेश करते ही क्लेयर मंत्रमुग्ध हो उठी। धरती पर मौजूद महल भी इसके सामने फीके पड़ गए। यह एक अलग ही आयाम था। उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित होते हुए वह गार्ड के पीछे पीछे हॉल के अंत में स्थित विशाल दोहरे दरवाजों के समूह तक गई। मुझे आश्चर्य होता है कि वास्तविक जीवन में एक सम्राट का व्यवहार कैसा होगा। जब क्लेयर ने सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया तो उसे एक सच्चे शासक की भव्यता का और भी अधिक अनुभव हुआ। अलंकृत सजावट से लेकर जगमगाते सिंहासनों तक सब कुछ किसी जादुई दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था। सच कहे तो डेमियन के बचपन में उसकी रुचियों से क्लेयर थोड़ी प्रभावित हो गई थी, इसलिए वह उन उपन्यासों और एनीमे के बारे में कुछ न कुछ जानती थी, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से देखना इसके एनिमेटेड संस्करणों से बहुत अलग था। मुझे आश्चर्य होता है कि जब वह पहली बार यहाँ आया होगा तो उसे कैसा लगा होगा। यह सोचकर वह मुस्कुरा उठी। हॉल से गुजरते हुए उसकी नजर सिंहासन पर बैठे गुलाबी बालों वाले विशालकाय व्यक्ति पर पड़ी। हालांकि उसकी आंखें गंभीर थीं, उनमें एक अजीब सी खामोशी झलक रही थी जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। जेम्स ने महल में प्रवेश करते ही उसे महसूस कर लिया था, इसलिए वह उसकी कमजोर शक्ति से वाकिफ था। उसने अपनी पूरी आभा छिपा ली थी ताकि कोई समस्या न हो। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम जेम्स एडेलेयर है, मैं रोज का पिता हूँ। उनका परिचय एक सम्राट के लिए उपयुक्त नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी झिझक के इसे आगे बढ़ाया। वह क्लेयर के साथ बराबरी का व्यवहार कर रहा था, क्योंकि एक मायने में वे बराबर ही थे। और क्लेयर ने भी उसी तरह जवाब दिया। भले ही उसमें कोई असाधारण आकर्षण न हो, फिर भी उसकी उपस्थिति से क्लेयर को थोड़ी घुटन महसूस हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जी हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरा नाम क्लेयर वॉटसन है। अगर मेरे बेटे ने आपको कोई परेशानी दी हो तो मुझे खेद है। बिल्कुल नहीं, जेम्स मुस्कुराते हुए बोले, दरअसल इस लड़के ने मेरी बेटी को वो खुशी दी है जिसकी कमी उसे अपनी मां के निधन के बाद से खल रही थी। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आपने एक बहुत अच्छे बच्चे का पालन पोषण किया है। क्लेयर तारीफ सुनकर मुस्कुराए, लेकिन मन में थोड़ी दुविधा भी थी। आखिर क्या उसने उसे पालने पोसने में कुछ किया भी था?
डेमियन अकेला नहीं था जिसे अपने परिवार के अतीत के बारे में पछतावा था। जेम्स अपने सिंहासन से उठे और क्लेयर को एक अलग भोजन कक्ष में आमंत्रित किया, जहां दोनों बैठ गए। औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के कारण वे सीधे बातचीत में जुट गए। माता पिता बनने से लोगों की मानसिकता में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आता है, क्योंकि ये दोनों अपना अधिकांश समय अपने बच्चों के बारे में बात करने में ही बिता रहे थे। क्लेयर ने पृथ्वी के बारे में भी थोड़ी बात की, जबकि जेम्स ने उसे एप्रेरॉन के बारे में और अधिक जानकारी दी। केवल आधा घंटा ही बीता था कि डेमियन का समूह महल में पहुंच गया। जब नौकर उन्हें भोजन कक्ष में ले गए तो वे थोड़े भ्रमित हो गए, क्योंकि वहां उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। जेम्स जोर जोर से हंस रहा था, जबकि क्लेयर अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, हालांकि वह इसमें असफल रही। हाँ, बिल्कुल सही, वो हमेशा हमारे आंगन में आकर अजीबोगरीब बातें चिल्लाने लगता था, यहां तक कि धरती पर शक्ति आने से पहले भी। आप यकीन नहीं करेंगे कि पड़ोसी क्या क्या बातें करते थे। हाँ हाँ हाँ, ये तो रोज से बिल्कुल भी तुलना नहीं करता। वो जिस तरह महल में इधर उधर भागती और शरारतें करती थी, उससे मुझे हमेशा ढेर सारी शिकायतें मिलती थी। डेमियन और रोज तो बस अपने जबड़े खुले रखकर खड़े रह गए, जबकि एलेना ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। सम्राट को इतनी खुशी से हंसते हुए देखना अपने आप में एक आश्चर्य था, लेकिन जब उन दोनों को बातचीत का विषय समझ में आया तो वे तुरंत कमरे में दौड़ पड़े। माँ, पापा, वे दोनों एक साथ चिल्लाए, जिससे उन दोनों ने उधर देखा। अरे डेमियन, तुम आ गए। हम अभी कुछ समय पहले अतीत के बारे में बात कर रहे थे। बीता हुआ कल बकवास। क्या तुम्हें मेरी अश्वेत पृष्ठभूमि को दूसरों के सामने उजागर करना ही था? दूसरी ओर रोज भी अपने पिता के साथ इसी तरह की बातचीत कर रही थी। फिर भी दोनों माता पिता अपने बच्चों की शरारतों पर बस मुस्कुरा रहे थे। कुछ मिनटों बाद जब स्थिति सामान्य हुई और अराजक माहौल बना, तब जाकर डेमियन का समूह भी मेज के चारों ओर बैठ गया। खाना तुरंत लाया गया और सबने खुशी खुशी खाया और हंसे। यहां तक कि एलेना, जो परिवार का हिस्सा नहीं थी, उसे भी पूरे दिल से शामिल किया गया। समूह ने रात होने तक इसी तरह समय का आनंद लिया और फिर सभी अपने अपने कमरों में चले गए। चूंकि उन्हें जल्द ही जाना था, इसलिए उन्होंने डेमियन के घर, या कहें क्लेयर के घर लौटने के बजाय महल में ही रहने का विकल्प चुना। अपने कमरे में डेमियन और रोज शांति से बिस्तर पर लेटे हुए थे। दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे दोनों जाग रहे थे। मैंने अपने पिताजी को इतने लंबे समय से इतनी खुशी से हंसते हुए नहीं देखा है, रोज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मेरी माँ के साथ भी ऐसा ही है। ऐसा लगा जैसे उनके कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। चाची को यहाँ लाना अच्छा विचार था। मुझे लगता है कि हमारे माता पिता एक दूसरे की संगति में बहुत खुश रहेंगे। जब रोज ने ये कहा तो उसके मन में एक और विचार था, लेकिन उसने उसे जाहिर नहीं किया। सच तो यह है कि उसकी मां की मृत्यु के बाद से उसके पिता का अपने हरम के प्रति व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा था। अब कुछ ही बची थी जिनसे वह सच्चे दिल से प्यार करता था, लेकिन उन्हें भी उसने खुद से दूर कर दिया था। अब उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता और डेमियन की मां एक साथ आ जाएंगे, या डेमियन की मां उसके पिता के दिल में मौजूद खालीपन को भर देंगी, लेकिन उसे लगा कि एक अच्छी दोस्ती उन्हें आज जैसी मुस्कान वापस पाने में मदद करेगी। डेमियन और रोज सोने से पहले थोड़ी देर और बातें करते रहे। पिछले कुछ महीनों से नीरस जीवन जीने के कारण हर रात पर्याप्त आराम करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था, भले ही उन्हें इसकी जरूरत न हो। और उनका सामान्य जीवन एक और सप्ताह तक चलता रहा, फिर एपेरॉन छोड़ने का समय आ गया। डेमियन कुछ समय के लिए शांति से रहने से खुश था, लेकिन उसका पूरा अस्तित्व रोमांच के लिए तड़प रहा था। वह इस इच्छा को ज्यादा देर तक दबा नहीं सकता था, और इसलिए जैसे ही उसे खबर मिली कि वोर्मेक ने एलेना की तलवार तैयार कर ली है, वह जाने के लिए तैयार हो गया। लड़के, ये रही तलवार तुम्हारी सहेली के लिए। ध्यान रखना कि वो इसे ज्यादा खरोंच न दे, क्योंकि मुझे शक है कि ये उस तलवार की तरह काम करेगी जो मैंने तुम्हें दी थी। उनका इशारा स्वाभाविक रूप से डेमियन की तलवार की विकसित होती विशेषता की ओर था। दरअसल वोर्मेक ने वह विशेषता नहीं जोड़ी थी, इसलिए उन्हें डेमियन की तलवार की हूबहू नकल करने वाली दूसरी तलवार बनाने का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन एलेना को मिली तलवार से बेहद संतुष्टि हुई। दुकान के सामने से उसने जो तलवार चुनी थी, ठीक उसी तरह इसकी धार भी लगभग पारदर्शी थी, मानो कांच की बनी हो। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर थी और यह कटाना की तरह एकधारी थी। इसका मूठ लकड़ी जैसा दिखने वाला, लेकिन कहीं अधिक कठोर जटिल डिजाइन वाली सामग्री से बना था, और इसका रक्षक बहती नदी की आकृति से सजा हुआ था। तलवार का वजन न के बराबर था, जिसे वोर्मेक ने सामग्री की खासियत बताया।
यह एलेना की गति पर आधारित युद्ध शैली के लिए एकदम सही पूरक थी। और जब ये सब समाप्त हो गया तो अंततः जाने का समय आ गया। उनका पहला गंतव्य पृथ्वी पर संक्षिप्त वापसी होगी और फिर वे उन वृद्ध पुरुषों का अनुसरण करते हुए क्लाउड प्लेन की ओर चले गए। वैसे तो निफ्लहाइम के विनाश के बाद उस मनहूस दिन डेमियन और रोज के बीच हुई बातचीत के बाद मामला काफी हद तक सुलझ गया था। रोज उसकी चिंताओं को समझती थी, लेकिन उसके लिए उससे अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने एक समाधान निकाला। वे सभी एक साथ क्लाउड प्लेन जाएंगे, लेकिन उनके अपने अपने रोमांच होंगे। रोज एलेना को ले जाएगी जबकि डेमियन और ज़ारा एक साथ जाएंगे। एलेना की बात करें तो उनका पीछा करना उसका अपना फैसला था। रोज की तरह उसने भी अंदाजा लगा लिया था कि डेमियन जल्द ही चला जाएगा। यहां तक कि क्लेयर भी अपनी सीमित जानकारी के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। और इसलिए एपेरॉन की यात्रा कर रहे 2 हफ्तों के दौरान एलेना ने उन दोनों को अपने साथ चलने की अनुमति देने के लिए राजी करना अपना व्यक्तिगत लक्ष्य बना लिया। ऐसा करने में लगभग पूरे 2 सप्ताह लग गए। डेमियन और रोज के विपरीत एलेना को ऐसी जगह रहने का अनुभव नहीं था जहां शक्तिशाली प्राणी मौजूद हो। वह एक तरह से कुएं के तल में रहने वाले मेढक की तरह थी। उन्हें उनके साथ जाने की अनुमति तभी मिलेगी जब डेमियन या रोज में से कोई एक हर समय उनके साथ रहे, और इस स्थिति में रोज ही उनके साथ रहेगी। इस समय डेमियन और बाकी लोग क्लेयर के सामने खड़े थे, जो अपनी आंखों में आए आंसुओं को मुश्किल से रोक पा रही थी। डेमियन, मुझे पता है कि मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक अकेला छोड़ दिया था, लेकिन कृपया बाहर सावधान रहना। डेमियन मुस्कुराया। जरूर माँ, क्या आपको लगता है कि मुझमें मरने की हिम्मत है? अगर मैं वापस नहीं आया तो क्या आप मेरी आत्मा को परलोक से खींचकर मुझे पीटने के लिए नहीं लाएंगी? क्लेयर उसकी बातों पर हल्की सी मुस्कुराई। हाँ, बिल्कुल सही, और मैं तुम्हारे जाने के बाद खुद को मजबूत बना लूंगी ताकि तुम्हें अब तक की सबसे भीषण मार पड़े। बोलते समय उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने डेमियन को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। फिर भी उसकी मंशा को सही समझा गया। डेमियन ने अपनी मां को कसकर गले लगाया, मन ही मन इस बात के लिए आभारी था कि वह उसे इस तरह से फटकार लगा सकती है, और फिर पृथ्वी पर वापस जाने के लिए एक पोर्टल खोल दिया। अंततः उसके साहसिक कार्य को आगे बढ़ाने का समय आ गया था। जब वे धरती पर वापस लौटे तो डेमियन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। उनका समूह तुरंत लॉस एंजल्स के बीचों बीच स्थित एस्गार्ड मुख्यालय की ओर चल पड़ा। वायुमंडल की माना घनत्व में भारी गिरावट आई है, रोज ने रास्ते में टिप्पणी की। डेमियन को वास्तव में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ क्योंकि जब तक वह ग्रह की सतह पर मौजूद था, ग्रह स्वयं उसे ऊर्जा प्रदान कर रहा था। लेकिन जब उसने सक्रिय रूप से फर्क जानने की कोशिश की तो उसने देखा कि दुनिया में मौजूद लगभग 50% ऊर्जा गायब हो गई थी। यह उन बुरे लोगों का काम होना चाहिए, इसलिए उन्हें जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। विश्व के केंद्र से संवाद करते समय उसे यह पता चला कि उसे होने वाली माना ऊर्जा की कमी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह कमी को पूरा करने के लिए आसानी से माना ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, भले ही इसमें कई साल लग जाएं। आखिरकार यह एक ग्रह था। मनुष्यों के जीवन काल के बराबर समय इसके लिए कुछ मिलीसेकंड के बराबर भी नहीं था। इतना ही नहीं, ग्रह के केंद्र ने हाल ही में चेतना प्राप्त की थी। डेमियन के अलावा इसकी सतह पर रहने वाले किसी भी प्राणी से इसका कोई लगाव नहीं था। यह केवल अपने अस्तित्व और प्रगति के बारे में सोचता था। विश्व कोर के बारे में सोचते हुए डेमियन को एक महत्वपूर्ण बात याद आई। अरे, और अधिक रोमांच का अनुभव करने की हड़बड़ी में मैं ये देखना भूल गया कि क्या मैं एपेरॉन को भी बांध सकता हूँ। उसने पहले ही इस बात की पुष्टि कर दी थी कि पृथ्वी के अलावा किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में उसका दुनिया से कहीं अधिक मजबूत संबंध है, इसलिए वह इसके माध्यम से शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करना चाहता था। उस ग्रह पर बिताए 1 महीने में भी उसके पास काफी खाली समय था। उसके विचार भविष्य को लेकर इतने गहन थे कि वह इतने महत्वपूर्ण कार्य को भूल ही गया था। खैर, मैंने अभी तक पृथ्वी को बांधने के पूरे फायदों का पता भी नहीं लगाया है, इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक है। साथ ही मैं किसी समय एपेरॉन वापस जा सकता हूं और देख सकता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। जैसे ही समूह एस्गार्ड की गगनचुंबी इमारत की बालकनी पर पहुंचा, डेमियन अपने विचारों से बाहर आ गया। वहां बचे हुए 2 बूढ़े व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया। अंदर आइए, जियाओ ज़ेन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलने से पहले मैं आपको हमारे क्लाउड प्लेन से परिचित करा दूं। यिन जियान के मन में अब भी थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वह डेमियन के कार्यों की आवश्यकता को समझता था, बस जिस गति से उसने ये कदम उठाए उससे वह सहमत नहीं था।
उसकी आंखों में झिझक का कोई संकेत नहीं था, लेकिन उनकी योजना तो बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। अतिरिक्त बातचीत या सौदेबाजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब बैठक कक्ष में सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, जिसे डेमियन ने अपनी पहली यात्रा के दौरान देखा था, तब ज़ियाओ ने अपना भाषण शुरू किया। इस ग्रह पर मैंने जो कुछ देखा है, उसकी तुलना में हमारा क्लाउड प्लेन कहीं अधिक उन्नत है और यहाँ तक कि हमारी साधना पद्धति भी काफी अलग है। शुरुआत के लिए, जिसे आप क्लास कहते हैं, हमारी दुनिया में उसके अलग अलग नाम हैं। पहली क्लास को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र कहा जाता है, जहां व्यक्ति शक्ति की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। दूसरी क्लास को एलिमेंटल कॉम्प्रिहेंशन क्षेत्र कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपनी विशिष्टता को महसूस करता है और अपने भविष्य के मार्ग की दिशा तय करता है। यहां से मामला थोड़ा और तकनीकी हो जाता है। जिसे आप तृतीय श्रेणी का क्षेत्र कहते हैं, वह वास्तव में हमारे लिए दो अलग अलग क्षेत्र हैं। कोर फॉर्मेशन और कोर एक्सपेंशन क्षेत्र है। इस चरण को समझाने के लिए मुझे हमारी दुनिया के कुछ अन्य पहलुओं को समझाना होगा। हमारे निवासी अपने शरीर के भीतर मेरिडियन पथ नामक मार्गों के साथ पैदा होते हैं और हम साधना नियमावली का अभ्यास करते हैं, जो हमें अपने पूरे शरीर में माना ऊर्जा का संचार करना सिखाती है। मारिजुआना नलिकाएं माना के द्वार के रूप में कार्य करती हैं और हमारे माना उत्पादन की दक्षता और शक्ति में सहायता करती हैं, और साधना नियमावली की दक्षता भी अलग अलग होती है। सबसे निचला स्तर सामान्य स्तर है। ये वे स्तर हैं जो आम जनता के पास होते हैं, जो कभी भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के अंतिम स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसके बाद ब्लैक ग्रेड आता है, फिर अर्थ और स्काई ग्रेड, और अंत में हेवन और डिवाइन ग्रेड। प्रत्येक की दुर्लभता बढ़ती जाती है। डिवाइन ग्रेड की नसें स्वर्ग को चुनौती देने वाले प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संकेत देती हैं, और डिवाइन ग्रेड की साधना तकनीकें सामान्य प्रतिभा वाले व्यक्ति को अपेक्षाकृत शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति में बदल सकती हैं। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये कोर फॉर्मेशन और एक्सपेंशन क्षेत्रों के बारे में बात करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि मेरिडियन का उद्देश्य माना के प्रवाह को नियंत्रित करना है, लेकिन वे शक्ति के उच्च स्तरों के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होते हैं, खासकर यदि किसी के पास उच्च श्रेणी के मेरिडियन का समूह न हो। और इस प्रकार हम केंद्र बनाते हैं। इनका स्थान साधक पर निर्भर करता है, लेकिन इनका केंद्र मूलतः इनके संपूर्ण मार्ग का केंद्र होता है। ये नियमन दक्षता, शक्ति में सहायता करता है और यहां तक कि मन क्षमता को भी बढ़ाता है। जिसे आप तीसरी श्रेणी कहते हैं, उसके पहले 50 स्तरों के दौरान हम अपने मूल सिद्धांतों को मौजूदा प्रणाली के अनुरूप बनाने और विकसित करने का काम करते हैं, और उत्तरार्ध में, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम उनका विस्तार करते हैं। और अंत में, जिसे आप चौथी श्रेणी कहते हैं, यह श्रेणी भी दो क्षेत्रों में विभाजित है, लेकिन ये कहीं अधिक जटिल है। ये है विधि संबंध और विधि सागर क्षेत्र। इन क्षेत्रों की प्रक्रियाओं के बारे में अभी वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे इस समय हम सभी से बहुत दूर हैं। जैसे जैसे डेमियन सुनता गया, उसे एहसास होता गया कि क्लाउड प्लेन वास्तव में साधना का एक अनूठा संसार है। नसों से लेकर संप्रदायों और स्वर्ग तक सब कुछ वहां व्याप्त था। ऐसा लग रहा था मानो यह अवधारणा किसी उपन्यास से ली गई हो, या शायद उपन्यास क्लाउड प्लेन जैसे स्थानों से प्रेरित हो। विभिन्न लोकों के बारे में कुछ और चर्चा करने के बाद ज़ियाओ झेन ने दुनिया की शक्ति संरचना के बारे में बताया। यहाँ 5 महाद्वीप थे, प्रत्येक दिशा में 4 और केंद्र में 1। उन सभी शक्तियों में सबसे शक्तिशाली जेड हेवनली पैलेस था, जो मध्य महाद्वीप पर शासन करता था, और अन्य 4 महाद्वीपों पर भी उसका कुछ प्रभाव था, जिनके अपने अपने शासक थे। जेड हेवनली पैलेस में विधि संबंध क्षेत्र में 10वें चौथे दर्जे के प्राणी थे, और कुछ तो विधि सागर क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुके थे। वहीं दूसरी ओर बर्निंग सन सेक्ट जैसी शक्तियां, जिनसे वे बुजुर्ग आए थे, जिन्हें मध्यम आकार की शक्तियां माना जा सकता है, उनमें विधि संबंध क्षेत्र के केवल 1 या 2 विशेषज्ञ ही थे। दूसरी ओर तीसरी श्रेणी के लोग बिना किसी दुर्लभता के दूर दूर तक फैले हुए थे। वस्तुतः दुनिया एपिरॉन से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी। वहां कई प्रमुख कबीले और संगठन थे, और इतने सारे संप्रदाय थे कि उनका नाम लेना मुश्किल था। इसलिए डेमियन ने ज़ियाओ झेन की बात बीच में ही काट दी। आखिरकार नई नई बातें सीखना ही तो रोमांच का हिस्सा था। उसे बस एक सामान्य जानकारी चाहिए थी, ताकि वह सबसे अलग थलग न पड़ जाए। सच कहूं तो हमारा बर्निंग सन सेक्ट आप में से किसी के लिए भी उपयुक्त नहीं है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको पहले से ही एक वरिष्ठ के स्तर का माना जाएगा। मेरी राय में आपको मध्य महाद्वीप की किसी शक्तिशाली संस्था से जुड़ना चाहिए। डेमियन ने उसकी आवाज के लहजे से एक बात समझ ली। पहले जब ज़ियाओ झेन ने कहा था कि केवल वही उनके साथ क्लाउड प्लेन में जा सकता है, उसके विपरीत अब उसने लड़कियों को भी शामिल कर लिया था।
ऐसा लग रहा था कि पिछली मुलाकात के दौरान उसने जो शक्ति दिखाई थी, उससे उसका इरादा बदल गया था। ठीक है, अब और बात करने की जरूरत नहीं है। हम मध्य महाद्वीप की शक्तियों को पहले से ही जानते हैं, इसलिए समय आने पर हम चुन सकते हैं कि किससे जुड़ना है। अभी के लिए चलिए दुनिया की ओर चलते हैं, डेमियन ने कहा, और जियाओ झेन मान गई। उन्होंने पृथ्वी पर अपना मिशन पूरा कर लिया था, इसलिए रुकने का कोई कारण नहीं था। वे बस कुछ और हफ्तों तक डेमियन का इंतजार करते रहे। लेकिन अचानक डेमियन के दिमाग में एक अहम बात आई। आप लोग यहाँ आए कैसे? वह बिना किसी सहायता के आसानी से अंतरिक्ष में विचरण कर सकता था, लेकिन ये केवल इसलिए संभव था क्योंकि उसे तीसरे दर्जे के रूप में सेलेस्टियल क्षमता प्राप्त थी। ये क्षमता बहुत कम लोगों में पाई जाती थी, अन्यथा पृथ्वी इतने वर्षों तक बाहरी ताकतों के आक्रमण के बिना अलग थलग नहीं रह पाती। शाओ झेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और बालकनी की ओर चल पड़ी। चलो पहले कहीं एकांत जगह चलते हैं। समूह शहर से काफी दूर एक खाली मैदान में उतरा, इससे पहले कि जियाओ ज़ेन ने अपने स्थानिक छल्ले से कुछ निकालने का इशारा किया। चमक, उनकी आंखों के सामने एक विशालकाय वाहन खड़ा था, जिसका आकार पर्वतीय तलवार जैसा था। ये हमारा उड़ने वाला खजाना है। इससे बड़े वाहन बहुत आम नहीं हैं, लेकिन जेड हेवनली पैलेस ने ऐसे मिशन प्राप्त करने वालों को ये सौंपे हैं। हालांकि यह खजाना केवल स्काई ग्रेड का है, फिर भी यह हमें कुछ ही महीनों में हमारी दुनिया तक ले जा सकता है। सिर्फ स्काई ग्रेड? डेमियन ने उलझन में पूछा। क्या स्काई ग्रेड उनके पूरे सिस्टम में तीसरा सबसे ऊंचा ग्रेड नहीं था? हाँ, जब असीम अंतरिक्ष में विचरण करने वाले उड़ने वाले खजानों की बात आती है, तो आकाश श्रेणी न्यूनतम स्तर है। स्वर्ग श्रेणी और अस्तित्व में मौजूद कुछ दिव्य श्रेणी के खजाने कहीं अधिक तीव्र हैं, उनकी रक्षा क्षमता कहीं अधिक है, और वे अपने विशेष तोपखाने से साधकों और अंधकार में रहने वाले राक्षसों को भी मार सकते हैं। डेमियन ने अपनी भौहें उठाई लेकिन कोई टिप्पणी नहीं की। उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए टिप्पणी करना उसका काम नहीं था। इसके बजाय वह सीधे अपने सामने मौजूद तलवारों के विशाल खजाने में उतर गया। अब एक नई दुनिया देखने का समय था। अनंत, चारों ओर फैले तारों से भरा अंधकार का सागर सचमुच अनंत था। ऐसा लग रहा था मानो किसी असीम खाई में झांक रहे हो जो सब कुछ निगल सकती है, फिर भी वह जीवन से परिपूर्ण थी। डेमियन के समूह को पृथ्वी छोड़कर क्लाउड प्लेन की ओर रवाना हुए 1 महीना हो चुका था, और वे आखिरकार ये देख पाए कि प्रत्यक्ष ब्रह्मांड पृथ्वी पर पहले की धारणाओं से कितना अलग था। आकाशगंगा स्वयं अस्तित्वहीन हो चुकी थी। इसके बजाय यह आसपास के क्षेत्रों के साथ विलीन हो गई थी और एक विशाल तारामंडल का निर्माण कर चुकी थी। आकाशगंगा में मौजूद अधिकांश गैसीय ग्रह कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, और मंगल ग्रह भी लगभग शून्य में विलीन हो गया था। जब जियाओ ज़ेन से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सरल था। हर ग्रह में माना के अनुकूल होने की क्षमता नहीं होती है। जिन ग्रहों में भौतिक द्रव्यमान कम था या जो बुद्धिमान जीवन को जन्म नहीं दे सकते थे, वे ऐसे ब्रह्मांड के लिए उपयुक्त नहीं थे जिसमें माना का परिचय कराया गया हो। इन ग्रहों के विश्व केंद्र इस नई ऊर्जा को विकसित करने और उसे सुगम बनाने में सक्षम नहीं थे, जिसके कारण या तो उन्हें अनंत शून्य के भीतर कहीं और निर्वासित कर दिया गया या बिना किसी आवाज के नष्ट कर दिया गया। इन विशाल खगोलीय पिंडों के बिना किसी निशान के गायब हो जाने के विचार मात्र से ही वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए, लेकिन उन्होंने तुरंत इस भय को दूर कर दिया। उनके पास इतनी शक्ति या क्षमता नहीं थी कि वे इतने बड़े पैमाने पर होने वाले विनाश को समझ सके। इसके बजाय उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में मौजूद नई दुनियाओं पर ध्यान केंद्रित किया। पता चला कि खोजे गए कई बाह्य ग्रह अभी भी उस क्षेत्र में मौजूद थे, लेकिन पृथ्वी की तरह विकसित नहीं हुए थे। वहां अनगिनत नई दुनियाएं भी थीं जो जीवन से भरपूर थीं। अपनी यात्रा के छोटे से महीने में ही वे 3 अन्य दुनियाओं का पता लगा चुके थे, जो या तो पृथ्वी जैसी प्रारंभिक दुनियाएं थीं या क्लाउड प्लेन जैसी मध्य दुनियाएं थीं। ये वर्गीकरण भी जियाओ ज़ेन द्वारा प्रदान किए गए थे। जाहिर तौर पर वे माना घनत्व और शुद्धता के साथ साथ दुनिया में रहने वाले प्राणियों की शक्ति और संख्या पर भी आधारित थे। उन उच्चतर लोगों के बारे में कहा जाता था, जिन्हें उनमें से किसी ने कभी नहीं देखा था, कि उनमें दर्जनों अर्धदेव रहते हैं और उनका परिवेशीय माना ऊर्जा उन जैसे लोगों के लिए स्वर्गिक अनुभव कराता है। लेकिन डेमियन को इस बात पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। माना की शुद्धता की बात छोड़ दे तो अविकसित अर्धदेवताओं की इतनी बड़ी संख्या वाले संसारों का अस्तित्व उन्हें रास नहीं आ रहा था। क्या वे और अधिक शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहते थे? ऐसी क्या बात थी जो उन्हें उस मार्ग को छोड़कर अपने संसारों में ही रहने के लिए प्रेरित करती? फिर भी उसने काल्पनिक बातों से अपना ध्यान हटाने की पूरी कोशिश की। उड़ने वाला यह खजाना खुद डेमियन के समूह के लिए एक और आश्चर्य था।
यह एक आलीशान क्रूज जहाज जैसा था जिसमें कई आधुनिक सुविधाएं मौजूद थीं। इसमें ऐसे हॉल थे जिनमें कई शयन कक्ष थे और अगर एक कमरे में 4 लोग रहे तो सैकड़ों लोग रह सकते थे। इसके अलावा इसमें प्रशिक्षण और भोजन कक्ष भी थे। वहां एक मनोरंजन केंद्र भी था जो बोरियत दूर करने के लिए बनाया गया था। हालांकि डेमियन ने अभी तक वहां का दौरा नहीं किया था, लेकिन वह थोड़ा उत्सुक था कि वहां क्या होगा। मनोरंजन संस्कृति भी अलग अलग दुनियाओं में भिन्न होती है। हालांकि एक चीज ऐसी थी जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा उत्साहित था। जहाज का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था, जिससे जहाज पर सवार लोग अपने कमरों से जुड़ी बालकनियों का इस्तेमाल कर सकते थे और ऐसा महसूस कर सकते थे जैसे वे सचमुच विशाल अंतरिक्ष में अकेले खड़े हों। डेमियन इस बात को लेकर इतना उत्साहित क्यों था? दरअसल यह महज घूमने फिरने के लिए नहीं था, बल्कि यह प्रशिक्षण के लिए था। डेमियन को काफी समय से पता था कि वह नंगे बदन अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है और वह इसे आजमाने के लिए बेताब था। अब एकमात्र समस्या ये थी कि जहाज उसकी पहुंच से कहीं अधिक तेजी से चल रहा था। अगर वह कुछ मिनटों के लिए भी जहाज के परिसर से बाहर निकलता तो वह वहीं फंस जाता। हालांकि वह वापस जहाज पर आ सकता था, लेकिन उसने कभी भी इस कौशल का प्रयोग किसी स्थिर स्थान न रखने वाली वस्तु पर नहीं किया था, इसलिए वह जोखिम नहीं लेना चाहता था। जब उसने रोज को इस बारे में बताया तो रोज ने उसे एक महत्वपूर्ण बात याद दिला दी। क्या आप वेक्टर हेरफेर के माध्यम से इसे स्वयं नहीं कर सकते? डेमियन ने अपना माथा पीट लिया। उसकी उत्तेजना ने उसे मूर्ख बना दिया था क्योंकि उसने इस आसान उपाय के बारे में नहीं सोचा था। कुछ देर सोचने के बाद डेमियन को एहसास हुआ कि यह और भी बेहतर विकल्प है। अगर उसे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को नियंत्रित करने की शक्ति मिल जाए तो क्या वह अपनी इच्छानुसार अभ्यास नहीं कर पाएगा? फिर भी वेक्टर नियंत्रण से उसकी माना शक्ति कम हो जाती थी, इसलिए वह इसका उपयोग निरंतर क्षेत्र बनाने के लिए नहीं कर सकता था क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि वह कितने समय तक अभ्यास करेगा। डेमियन को अपनी योजना को अमल में लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगले ही दिन उसने उड़ने वाली तलवार की सुरक्षा छोड़ दी और उसके पतवार के ऊपर बैठ गया। यहाँ गुरुत्वाकर्षण अभी भी मौजूद था, लेकिन इसने जहाज को बालकनियों के क्षेत्रों की तरह अलग थलग नहीं किया। इसका कारण शायद ये था कि इसे डिजाइन करने वालों का इरादा जहाज के इस हिस्से पर लोगों के बैठने का नहीं था। फिर भी यह डेमियन के लिए एकदम सही माहौल था। उसने अभी तक ये समझना शुरू भी नहीं किया था कि आयामी जादू क्या कर सकता है, और बाहरी अंतरिक्ष में होना इसे समझने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते ही डेमियन ने पहले से कहीं अधिक स्थानिक माना ऊर्जा की उपस्थिति का अनुभव किया। यह तो स्वाभाविक ही था क्योंकि वह उस तत्व से घिरा हुआ था। क्या यह वाकई कोई तत्व है? यह स्थानिक ऊर्जा किसी भी ऐसी चीज से कहीं अधिक शक्तिशाली और गहन प्रतीत होती है जिसे केवल एक तत्व कहा जा सकता है। उसने अपनी आंखें खोली और उस घूमती हुई परिवेशी माना को देखने की कोशिश की जो हमेशा उसकी दृष्टि को रंग देती थी, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह तत्व मेरे आसपास के अंतरिक्ष की तरह काले रंग का है, या मैं उसे देखने के लिए बहुत कमजोर हूं? उसे हल्का सा आभास था कि यह दूसरा विकल्प है, लेकिन यह बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। इससे पहले उसकी आंखों ने कभी धोखा नहीं दिया था, इसलिए अब भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, उन पर अत्यधिक निर्भर रहना मूर्खता है। डेमियन ने अपने मन के भटकते विचारों को झटक दिया और अपने आसपास के वातावरण पर ध्यान केंद्रित करने लगा। उसके चारों ओर फैली ऊर्जा में उतार चढ़ाव तो था, लेकिन वह स्थान अविश्वसनीय रूप से शांत था। वह अपने अनुभव की तुलना प्याज छीलने से करना चाहता था, लेकिन यह उपमा उस अनुभूति का सटीक वर्णन नहीं कर पाई। उसमें इतनी परतें थीं कि उसे प्याज छीलना कहना उचित नहीं था। अंतरिक्ष क्या है? उन्हें लगता था कि उन्हें इस अवधारणा की अच्छी समझ है, लेकिन यह अनुभव उन्हें गलत साबित कर रहा था। यह निरंतर फैलता रहता है, लेकिन साथ ही साथ अपने आप में संकुचित भी होता जाता है। यदि यह रह जाए तो परिणाम अराजकता होगी। क्या अंतरिक्ष की उपस्थिति के बिना समय का प्रवाह संभव है? समय और स्थान दो परस्पर जुड़े हुए विचार थे। स्थान के बिना समय कहाँ प्रवाहित होगा? समय को कभी कभी केवल मन द्वारा अनुभव की जाने वाली अवधारणा कहा जाता था, और यह एक ऐसी चीज थी जिसे कई प्राणी अलग अलग तरीके से अनुभव करते थे। क्या मस्तिष्क की प्रसंस्करण गति में अंतर समय की अनुभूति को प्रभावित कर सकता है? समय निरंतर बहता रहता है, मानो वह एक अमर और निष्पक्ष नदी हो। वह किसी की राय नहीं सुनता और कभी धीमा नहीं होता। जो चीज बदली वह थी लोगों के समय के उपयोग का तरीका और उनके पास कितना समय था। डेमियन को शाश्वत रहस्य लोक में स्थित प्राचीन मंदिर के भित्तिचित्र याद आए। एपेरॉन पर रहने वाले वे अर्धदेव कम से कम 10,000 साल तक जीवित रहे।
वे समय को कैसे समझते होंगे? उनके लिए उनका मात्र 21 वर्ष का जीवन काल सागर में एक बूंद के समान होगा। वे शायद इससे भी अधिक समय ध्यान में बैठकर व्यतीत करें, जैसा कि वह अभी कर रहे हैं। अगर लोगों के पास समय को रोकने या यहां तक कि उल्टने की क्षमता होती तो वे क्या करते? क्या मृतकों को पुनर्जीवित किया जाए? क्या उनकी गलतियों को सुधारा जाए? कई विकल्प थे, लेकिन क्या उनमें से कोई भी सकारात्मक परिणाम देगा? जैसा कि उन्होंने पहले ही समझ लिया था, समय एक निष्पक्ष अवधारणा है। किसी के लिए भी केवल अपने लाभ के लिए एक ही क्षण में समय को इस प्रकार नियंत्रित करना असंभव है जिससे किसी और चीज पर कोई प्रभाव न पड़े। समय एक नदी की तरह है, और उस नदी में धारा के विपरीत तैरने से निश्चित रूप से बड़ी बड़ी लहरें उठेगी। लेकिन क्या मैं इन परिणामों को नजरअंदाज करते हुए अतीत को बदलना चाहूंगा? डेमियन के लिए इसका जवाब स्पष्ट रूप से नहीं था। उसका पतन, उसके साथ हुआ दुर्व्यवहार और यहां तक कि उसके पिता का लापता होना, ये सभी घटनाएं थीं जिन्होंने उसे आज उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वह है, और वह आज जैसा व्यक्ति है। उन घटनाओं के बिना वह इतना मजबूत नहीं बन पाता। उन घटनाओं के बिना वह उन लोगों से नहीं मिल पाता जिनकी उसे परवाह थी। शायद वह अपनी मां को ठीक भी नहीं कर पाता। लेकिन दूसरों के लिए वह जानता था कि इस निरंतर विस्तारशील ब्रह्मांड में अनगिनत लोग ऐसे हैं जो अतीत को बदलने के अवसर के लिए अकल्पनीय कृत्य कर सकते हैं। इतने स्वार्थी कृत्य के लिए समय के पहिए को सार्वभौमिक स्तर पर घुमाना बेतुका था, फिर भी अजीब तरह से प्रासंगिक भी था। लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में समय को नियंत्रित करने के बारे में क्या इसका संबंध स्थान से है? ये दोनों अवधारणाएं एक दूसरे के पूरक थीं। इन्होंने ब्रह्मांड में द्वैत और संतुलन को प्रदर्शित किया। स्थान के बिना समय कहाँ प्रवाहित होगा, और समय के बिना स्थान का विस्तार कैसे होगा? मुझे अचानक समय के बारे में सोचने की इच्छा क्यों होने लगी? उनकी विचार प्रक्रिया मूल लक्ष्य से इतनी भटक गई थी कि वे लगभग भूल ही गए थे कि वे ध्यान कर रहे हैं। हालांकि डेमियन को इस बात का पता नहीं था कि दो अलग अलग प्रकार की पारदर्शी माना ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर